हमारे फ्रेंड टेंस, जिसे हम हिंदी में काल कहते हैं। टेंस हमारे तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हमारा प्रेजेंट, सेकंड पास्ट एंड थर्ड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर यानी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब आप कह रहे हैं कि केवल तीन ही प्रकार के? नहीं, इन तीनों के चार प्रकार होते हैं और इन सबको मिलाकर हमारे जो टेंसेस होते हैं वो 12 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं यहाँ पर देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चार होते हैं हमारे इसके। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चार हमारे इसके हो गए। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी चार टोटल हमारे 12 टेंसेस हो गए, 12 टेंसेस हो गए। तो हमारे फ्रेंड्स बारी बारी हम इन टेंसेस को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे अपने डिफरेंस। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले समझेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर पास्ट इंडेफिनिट, ऐसे फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर कॉन्टिन्यूअस, फिर परफेक्ट और फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो बहुत अच्छे से इन सारे टेंसेस को बहुत डिटेल समझेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास का। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड अभिषेक सिंह चौहान, योर इंग्लिश मेंटर। डियर फ्रेंड्स, समझते हैं अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। यहाँ पर देखिए हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए हमारा पहले हम समझते हैं कि इसका पहचान क्या होगा, यानी इसे हम पहचाने कैसे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हमारा टेंस है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम इसे पहचानते कैसे हैं। जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी सेंटेंस होता है, उसकी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहता है। कैसे? मैं आपको पढ़ाता हूँ। वह घर जाती है, वह रोज सुबह जल्दी उठता है, ठीक, वह यहाँ पर रोज बैठता है। तो ता है, ती है, ते है लगा हुआ है। इससे आप पहचानेंगे कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक। अब हम बात करते हैं, ये हमने क्यों लिखा है अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डिफरेंस, किसी भी टेंस को पढ़ने के लिए हम जो उनके सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखते हैं, वो इन सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग सीखते हैं। पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस को समझेंगे, फिर नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इन सेंटेंसेस के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हें अलग अलग तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है, इनके रूल्स अलग अलग होते हैं। तो हम अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को बारी बारी समझेंगे। जो हमारा इंट्रोगेटिव हमारे फ्रेंड्स, ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यस नो टाइप एंड सेकंड होता है हमारा डब्ल्यूएच टाइप। यस नो टाइप, इसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारी शुरुआत होगी डू या डज से। और जो हमारा डब्ल्यूएच टाइप होता है, इसकी शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से होगी। फॉर एग्जांपल, क्या रमेश यहाँ आता है, तो यहाँ पर क्या शब्द है, इसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी। और यहाँ पर यहाँ रमेश क्यों आता है, तो क्यों शब्द बीच में आ गया है, जिसके कारण यहाँ पर जो व्हाई है वो हमारा आगे चला जाएगा, यानी हमारा डब्ल्यूएच टाइप हो गया। आगे हम समझते हैं इसे बहुत ही अच्छे से। तो आइए समझते हैं अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के सारे रूल्स और स्ट्रक्चर्स को। माय फ्रेंड्स, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य जिसमें नॉट या नेवर का प्रयोग ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं हम लोग, जो हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का, वो हो जाता है सब्जेक्ट, यानी पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो फ्रेंड्स, आपको क्लियर करना चाहूंगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे मान लिया गो, ठीक, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन इसमें फर्स्ट फॉर्म है, कौन सेकंड फॉर्म है। देखिए, गो हमारा हो गया फर्स्ट फॉर्म, वेंट हमारा हो गया सेकंड फॉर्म, गोन हमारा हो गया थर्ड फॉर्म, और जो हमारा गोइंग है आईएनजी फॉर्म, इसे हम फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और जो हमारा यस या यस लगकर बनता है, ठीक है, इसे हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यानी हमें गो या गोज यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग यहाँ पर करना है, राइट। अब समझते हैं कि कब हमें वर्ब के यानी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, कब फिफ्थ फॉर्म लगानी है। यहाँ पर समझिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर मतलब क्या होता है, अकेला, यानी जो सब्जेक्ट अकेला हो, सिंगुलर हो, एक वचन हो, और जो सब्जेक्ट प्लूरल हो, उनके साथ हम अलग अलग वर्ब की फॉर्म्स का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट हमारा आ जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट। देखिए, ही, शी, इट और राम, ये सब हमारे सिंगुलर है। ही मतलब हुआ, शी मतलब हुआ, लेकिन सी जो हमारा होता है वो फीमेल के प्रयोग होता है। इट ये भी हमारा सिंगुलर है, राम कोई एक व्यक्ति है। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इसके साथ हम लगाएंगे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, यानी वर्ब में यस या यस लगाएंगे, राइट। लेकिन आई, वी, यू, दे, राम और श्याम दो हो गए, दे वे बहुत से लोग हैं, तुम, वी और आई। फिर ये जो आई है भले ही हमारा सिंगुलर है, बट वी विल ट्रीट हियर, इसे हम यहाँ पर एक प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, राइट। तो इन सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी यस या यस लगेगा, क्लियर। अब माय फ्रेंड्स, बात ये है कि ये हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाते ही क्यों हैं।
तो ग्रामर का रूल है हमारे फ्रेंड्स कि सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्या बात, यानी ये वर्ब जो है हमारी सिंगुलर नहीं है। जी हाँ, ये सिंगुलर नहीं है, ये आपका है प्लूरल। इसे सिंगुलर बनाने के लिए हम यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो चूंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब हम लगाएंगे। तो सिंगुलर वर्ब लगाने के लिए यस या ईएस यहाँ पर प्रयोग करते हैं और ये सारे हमारे प्लूरल हैं, दैट इज व्हाई हम यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्रयोग करेंगे। तो ध्यान रखिएगा मेरे फ्रेंड्स कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी भी सिंगुलर नहीं होती, हमेशा प्लूरल होती है। अगर उसे हमें सिंगुलर बनाना है तो उसमें यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर वर्ब के लास्ट में ओ, ठीक, डबल एस या सी एच या यक्स है तो इसके साथ हम ईएस का प्रयोग करेंगे, राइट। यस का प्रयोग नहीं, ईएस का, जैसे गो का गोज, तो इसके साथ हम ईएस लगाएंगे और से सभी के साथ यस लगाएंगे। क्लियर। अब आइए हम लोग समझते हैं अपने ट्रांसलेशन के रूल को। डिफरेंस, ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, इन्हें हम ट्रांसलेट करते हैं। देखिए यहाँ पर कैसे ट्रांसलेट करते हैं। देखिए, वह बाजार जाता है। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, फिर लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो फिफ्थ फॉर्म, अगर प्लूरल है या फिर आई है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हमें लिखना है ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब बात करते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम ढूंढें कैसे। क्लियर। यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ढूंढने से पहले हमें वर्ब को ढूंढना पड़ेगा। वह बाजार जाता है। अब वर्ब कैसे ढूंढें, ये भी तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो भाई वर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया, और क्रिया मतलब कोई काम हो रहा हो, ठीक। तो यहाँ पर देखिए काम क्या हो रहा है, वह बाजार जा रहा है, तो बाजार जाने का काम हो रहा है, यानी क्रिया क्या हुआ, जाना, ठीक, यानी गो। अब बात करते हैं यहाँ पर, इसी से पूछिए कि कौन जाता है, मिलेगा आपको सब्जेक्ट। तो कौन जाता है, वह जाता है, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। वह का मीनिंग क्या होता है, ही। अब बात करते हैं बाजार कहाँ जाता है। बाजार ये एज अ कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर प्रयोग होगा, हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, एज अ कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर प्रयोग करेंगे। अभी बताते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए, इसे पहचाने कैसे, हमारा कौन सा टेंस का सेंटेंस है ये, तो ता है लगा है ना, यानी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। उसके बाद में इधर आगे देखते हैं हम कि कहीं पर नहीं तो नहीं लगा है, नहीं भी नहीं लगा, यानी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर आपको याद है पूरा। अब आप सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, तो वह बाजार जाता है, कौन जाता है, वह यानी ही। अब ही सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगेगी, यानी गो और प्लस ईएस, यानी ही गोज टू। अब कहां जाता है, बाजार, तो यहां पर क्या लिखेंगे, द मार्केट। ध्यान रखिएगा मेरे फ्रेंड, जब कोई चीज एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है चलकर तो उसके बीच में टू लग जाता है, तो इसीलिए यहां पर हो जाएगा ही गोज टू द मार्केट। क्लियर। आते हैं सेकंड सेंटेंस, जून में अधिक वर्षा होती है। तो ती है, यानी मैंने बताया था आपको ता है, ती है लगा रहेगा, तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब अफर्मेटिव को कैसे पहचाने, यहाँ पर कहीं नहीं या नेवर कहीं लगा दिख नहीं रहा है, कभी नहीं, तो हमारा अफर्मेटिव हुआ, ठीक। तो ती है यानी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्लियर हुआ। अब देखिए, जून में अधिक वर्षा होती है। अब तो सबसे बड़ी बात, यहाँ पर सब्जेक्ट ही नहीं मिल रहा। देखिए, वर्षा होना, तो कौन वर्षा होती है, मिल नहीं रहा। तो जब समय, मौसम या दिन और महीना की बात होता है तो हम सब्जेक्ट के रूप में अपने तरफ से इट का प्रयोग करते हैं, और इट हमारा हमेशा सिंगुलर की तरह ट्रीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने तरफ से सब्जेक्ट इट का प्रयोग करेंगे, इट हमारा है सिंगुलर, तो यहाँ पर हम देखिए वर्षा होना का क्या होता है, रेन, ठीक। तो इट रेन, अब इट हमारा सिंगुलर है तो इसमें हम यस लगा देंगे, यानी इट रेन्स, ठीक। अब जून में अधिक वर्षा होती है तो इट रेन्स मच, यानी अधिक वर्षा होती है। कब होती है, जून में, तो ये हमारा प्रीपोजिशन है, इसके आगे आ जाएगा, यानी इन जून, ठीक, यानी इट रेन्स मच इन जून। अब देखिए, राम रोज देर से विद्यालय आता है। अब देखिए, काहे लगा है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। अब विद्यालय आना, ये हमारा वर्ब हो गया, कौन आता है, राम, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट यानी राम, ठीक। आना यानी सबसे पहले लिखेंगे, फिर वर्ब सब्जेक्ट के बाद, तो राम सिंगुलर है, B5 लगेगा, यानी कम लिखेंगे यहाँ पर और इसमें जोड़ देंगे यस, यानी राम कम्स। अब देर से यानी लेट, यानी राम देर से आता है। अब कहां आता है, विद्यालय, यानी राम कम्स लेट टू द
स्कूल। अब यहाँ पर देखिए रोज यानी एवरीडे या डेली, ठीक, यानी राम कम्स लेट टू द स्कूल एवरीडे। क्लियर? तो ये जो 3 सेंटेंसेस हमने देखे ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट थे, इनके साथ हम लोगों ने वर्ब की 5th फॉर्म का प्रयोग किया। अब बात कर लें अगर हम कि अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, जैसे वे बाजार जाते हैं, तो वे का मीनिंग क्या होता है? दे। तो दे गोज टू नहीं होगा, दे गो टू द मार्केट। क्लियर? अगर यहाँ पर हो जाए राम रोज देर से विद्यालय आता है, तो यहाँ पर अगर हो जाए राम और श्याम, तो 2 लोग हो गए ना, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हुआ, जब एक से अधिक होंगे तो प्लूरल हो गया। तो यहाँ पर राम और श्याम रोज देर से विद्यालय आते हैं, यानी राम एंड श्याम कम तो नहीं होगा, यहाँ पर कम होगा, लेट टू द स्कूल एवरीडे। ठीक है? मैं इस किताब को रोज सुबह पढ़ता हूं, आई रीड, यानी मैं पढ़ता हूं, क्या पढ़ता हूं? या किताब, यानी दिस बुक, आई रीड दिस बुक एवरी मॉर्निंग। क्लियर? मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूं, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है? वह रोज यहां पर घूमने आता है, ही कम्स, क्योंकि ही हमारा सिंगुलर है ना, तो ही कम्स हियर टू वॉक एवरी डे। तो मेरे फ्रेंड्स ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। लेकिन अगर हम बात करें नेगेटिव सेंटेंस की, तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिख लीजिए मेरे फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे डू या फिर डज, प्लस लगाएंगे हम नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 5th फॉर्म नहीं, अब सभी के साथ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, प्लस हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर हमने 5th फॉर्म को क्यों हटाया है? क्योंकि ये 5th फॉर्म यहां पर आकर जुड़ गया ना हेल्पिंग वर्ब में हमारे, देखिए ये लग गया ना, तो ये इससे पता चल रहा है आपको कि ये जो हमारा डज है इसका प्रयोग हम करेंगे सिंगुलर के साथ और डू का प्रयोग करेंगे प्लूरल के साथ। राइट? अब अगर हम बात कर लें नेगेटिव सेंटेंस की, तो अगर यह हो जाए कि वह बाजार नहीं जाता है, तो हम यहाँ पर कैसे इसे ट्रांसलेट करेंगे? वह बाजार नहीं जाता है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, यानी लिखते हैं यहाँ पर ही। ठीक, अब ही सिंगुलर है, इसके साथ क्या लगाएंगे? डज, यानी ही डज। अब डज के जस्ट बाद नॉट लगाएंगे, ही डज नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाना का क्या हो गया? गो। अब कहाँ जाता है? टू द मार्केट। ठीक, यानी ही डज नॉट गो टू द मार्केट, यानी वह बाजार नहीं जाता है। अगर बात करें जून में अधिक वर्षा नहीं होती है, तो इट, अब इट के साथ लगाएंगे क्या? डज। ठीक, नॉट, इट डज नॉट रेन नहीं होगा, रेन मच इन जून, इट डज नॉट रेन मच इन द जून। ठीक, अगर यहां पर हो जाए राम रोज देर से विद्यालय नहीं आता है, तो राम, ठीक है, राम सिंगुलर है तो डज हो गया हमारा, तो राम डज नॉट कम लेट टू द स्कूल एवरी डे। राम और श्याम रोज देर से स्कूल नहीं आते हैं, तो राम एंड श्याम डू नॉट कम लेट टू द स्कूल एवरी डे। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, मैं यह किताब रोज नहीं पढ़ता हूं, आई डू नॉट, आई के साथ डू लगेगा, देखिएगा, आई डू नॉट रीड दिस बुक एवरी मॉर्निंग। ठीक, वह यहां कभी नहीं आता है। अब बात करते हैं कभी नहीं, तो कभी नहीं यानी नेवर, तो नेवर के लिए हमारा रूल अलग है, इसके साथ हम डू या डज नहीं लगाएंगे, इसे हम अफर्मेटिव की तरह ट्रीट करेंगे जब हम नेवर का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर मैं कहूं कि वह बाजार कभी नहीं जाता है, ध्यान रखिएगा, वह बाजार कभी नहीं जाता है, तो इसे हम बनाएंगे ही नेवर। ठीक, अब गोज टू मार्केट हो जाएगा, गोज टू द मार्केट, यानी ही नेवर गोज टू द मार्केट, यानी इसका जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो होगा, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे नेवर। ठीक, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या 5th फॉर्म की तरह इसे ट्रीट करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यानी सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमें नेवर का प्रयोग करना है और सेम फार्मूला अप्लाई करना है हमें। तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव और नेगेटिव। आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। अब बात करते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो उसे हम कैसे ट्रांसलेट करें? मेरे फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं जिसका हिंदी मीनिंग होता है प्रश्नसूचक वाक्य, यानी इसमें क्या होता है, कोई प्रश्न पूछा जाता है। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न जब 2 तरह से पूछा जाता है, जैसे एक हो सकता है, अच्छा क्या तुम बाजार जा रहे हो, एक हो सकता है तुम बाजार क्यों जा रहे हो। तो क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया, जैसे यहां पर देखिए, क्या राम बाजार जाता है, तो
क्या सबसे पहले आ गया। लेकिन अगर मैं कहूं कि तुम उसे क्यों पीटते हो, तो क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया, क्यों, क्या। तो जो हमारा क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ गया है, अगर इस प्रकार के सेंटेंसेस को हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो हम इस वाले स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। यानी सबसे पहले लिखेंगे डू या डज, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, नेवर फॉरगेट इट। क्लियर। अगर बात कर रहे हैं हम कि अगर इस तरह के सेंटेंसेस को हमें ट्रांसलेट करना है तो ये जो हमारा बीच में है इसे उठाकर सबसे आगे लाएंगे। हम पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, फिर डू या डज, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब ये जो हमारा डू डज लगेगा ये क्वेश्चन वर्ड के अकॉर्डिंग नहीं लगेगा, हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। सॉरी, यहाँ पर मैं सब्जेक्ट लिखना भूल गया, यहाँ पर सब्जेक्ट ले लीजिए, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम सेंटेंस में डज का प्रयोग करेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू का प्रयोग करेंगे। अब आइए करते हैं इसे ट्रांसलेट। यहाँ पर देखिए, क्या राम बाजार जाता है, तो कौन जाता है भैया, राम जाता है। वर्ब हमारा हो गया जाना, राम हो गया हमारा सब्जेक्ट, कहाँ जाता है, बाजार हमारा ऑब्जेक्ट ऐसा कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहाँ पर काम कर रहा है, तो यहाँ पर हम इसे ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या राम बाजार जाता है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, डू या डज, क्योंकि हमारा क्वेश्चन वर्ड यानी सेंटेंस हमारा क्या से शुरुआत होगा, यानी पहले ही जब आ जाए, पहले ही क्या, तब ये वाला फॉर्मेट, और जब बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आए तब ये फॉर्मेट। क्लियर। तो सबसे पहले लिखेंगे हम क्या, डू या डज। अब चूंकि राम हमारा सिंगुलर है तो डज हो गया, तो डज राम। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखिए गो, अब कहाँ जाता है, बाजार, टू द मार्केट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेकंड सेंटेंस, तुम उसे क्यों पीटते हो भैया, क्यों पीटते हो। तो ये जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है इसे आगे लाइए, सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड यानी व्हाई, फिर लिखेंगे डू या डज। अब देखिए पीटना हो गया हमारा वर्ब, कौन पीटते हो, तुम हमारा हो गया सब्जेक्ट। ठीक, किसे पीटते हो, उसे। अब यहां पर ये मिला है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये हमारा ऑब्जेक्ट है। देखिए सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हमें वर्ब में कौन का प्रश्न करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट के लिए हमें वर्ब में किसको या किसे या फिर क्या का प्रश्न करना पड़ता है। ठीक, तो इनका क्वेश्चन करने पर हमें जो आंसर मिलता है, ठीक, कौन का क्वेश्चन करेंगे वर्ब से तो सब्जेक्ट मिलेगा, किसको किसे या क्या का प्रश्न करेंगे तो ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, किसे का प्रश्न करेंगे तो हमारा मिलेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या का प्रश्न करेंगे तो हमें मिलेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसे हम आगे अच्छे से समझेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए तुम उसे क्यों पीटते हो, तो क्वेश्चन वर्ड आगे ले आया ना। अब डू या डज का प्रयोग करना है, तो तुम सिंगुलर है ना, प्लूरल है, अभी आप ही ने तो बताया। तो भैया प्लूरल है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, तो व्हाई डू। अब क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट यू, तो व्हाई डू यू। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पीटना का क्या हो जाएगा, बीट, तो व्हाई डू यू बीट, अब उसे यानी हिम। क्लियर, तो व्हाई डू यू बीट हिम, तुम उसे क्यों पीटते हो। अब अगर मैं बात करूं कुछ और सेंटेंसेस का, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, साथ ही साथ उन्हें ट्रांसलेट कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन, उसे कृपया आप नोट करते चलिए। ठीक है, कॉपी बना लीजिए एक, और उसमें इन सारे एग्जांपल्स को जो मैं आपको बता रहा हूँ उनको नोट करते चलिए, जो भी स्ट्रक्चर मैं आपको लिखा रहा हूँ उनको नोट करते चलिए। माय फ्रेंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइए करते हैं कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं आपको पढ़ाता हूँ, क्या से शुरू हुआ, यानी सबसे पहले डू या डज का प्रयोग करेंगे, तो मैं यानी आई के साथ क्या लगाएंगे, डू, तो यानी डू आई टीच यू। ठीक, डू आई टीच यू, क्या मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं आपको क्यों पढ़ाता हूँ, व्हाई, क्यों का मीनिंग क्या हो गया, व्हाई, तो व्हाई डू आई टीच यू। वह यहाँ क्यों आती है, तो सी, अब आती है यानी इसके लिए सी का प्रयोग होगा वह के लिए, यानी वह यहाँ क्यों आती है, तो व्हाई डज, डू नहीं डज, तो व्हाई डज सी कम हियर। कम्स मत लगाना, क्योंकि यहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं, और हेल्पिंग वर्ब में पहले ही आप यस यस का प्रयोग कर चुके हैं डज के बाद, यानी डू के बाद हमने यस यस लगाया ना। ठीक, तो व्हाई डज सी कम हियर, वह यहाँ क्यों आती है। अध्यापक तुम्हें क्यों पीटते हैं, तो व्हाई डज द टीचर बीट यू। ठीक, वह इस गाने को क्यों नहीं पसंद करता है, तो व्हाई डज ही नॉट लाइक दिस सॉन्ग,
अब यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आ गया, तो ध्यान रखिएगा जब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आ जाए तो हमें सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग करना है भैया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। जैसे अगर मैं कहूँ क्या राम बाजार नहीं जाता है, तो इंट्रोगेटिव भी आया साथ ही साथ नेगेटिव भी आया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डज राम नॉट गो टू मार्केट। ठीक, यहाँ पर अगर तुम मुझे क्यों नहीं पीटते हो, तो व्हाई डू नॉट, यानी डू के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग नहीं होगा, गलत हो जाएगा, हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होगा, यानी व्हाई डू यू नॉट बीट हिम। जैसे अगर मैं कहूं क्या मैं आपको नहीं पढ़ाता हूं, यानी डू आई नॉट, आई के बाद यानी डू आई नॉट टीच यू। क्लियर? तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूं, देख लीजिए फिर से। हम लोगों ने आज पढ़ा आज की क्लास में, पहले हम लोगों ने देखा कि प्रेजेंट जो हमारे टेंस हैं वो उनके 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और इन तीनों के 4 प्रकार होते हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसके मिलाकर हमारा बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये हो गए हमारे टेंसेस के 12 प्रकार। फिर हम आए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने बताया था आपको कि इसे हम सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी जानते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसकी जो पहचान होती है आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, ता है, ती है, ते है लगा रहता है। देखिए यहाँ पर ता है लगा हुआ है, ता है लगा हुआ है। ठीक, तो ता है, ती है, ते है हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में लगा हो तो आप समझिए दिस इज योर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उससे थोड़ा और इधर बढ़ेंगे, आगे की तरफ, पीछे से जाएंगे हम लोग। ठीक, अगर आगे बढ़ेंगे हमें कहीं नहीं या कभी नहीं मिल जाता तो हमारा नेगेटिव है, तो हम नेगेटिव का फॉर्मेट अप्लाई करेंगे। अगर हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिखता है या फिर कहीं क्वेश्चन वर्ड दिखता है तो हमारा इंट्रोगेटिव हो जाएगा। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो हमारा स्ट्रक्चर था वो था हमारा सब्जेक्ट प्लस B1 या B5 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का था सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव का है डज प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक, प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर देखें तो डज डू प्लस प्लूरल सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर क्वेश्चन हमारा बीच में आता है तो यहाँ पर लिखा हुआ क्वेश्चन वर्ड पर डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट को अप्लाई करेंगे। देखिए डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले वर्ब को पकड़ना होगा, कौन या किसने का प्रश्न करना होगा। सब्जेक्ट ढूंढने के लिए वर्ब के लिए हमें वर्ब और ऑब्जेक्ट के लिए हमें वर्ब को पकड़कर उससे पूछना होगा किसको, किसे या क्या का प्रश्न करना होगा। राइट, तो माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा आज क्लास को। एक बार ये सारे सेंटेंसेस आपको बोर्ड पर दिख रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू आंसर दीज सेंटेंसेस इन कमेंट बॉक्स। आपको ट्रांसलेट करके इस सेंटेंसेस को अच्छे से कमेंट बॉक्स में लिखना है ताकि मैं समझ सकूं कि आप लोगों ने क्लासेस को अच्छे से समझा। अगर कोई डाउट, कोई भी कंफ्यूजन बचा हो तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक, इमीडिएटली आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो मिलते हैं हमारे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारी क्लासेस की टाइमिंग है पर डे मॉर्निंग में 6 o'clock पर होगी। ठीक है, तो पर डे मॉर्निंग में तैयार आ करिए क्लासेस को अटेंड करने के लिए। अगर आप यूपी बोर्ड के क्लास 10th या 12th के स्टूडेंट हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल स्पेशली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया जो हमारे यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से अगर इंग्लिश में आप चाहते हैं 95 प्लस पाना तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो उन्हें शेयर कर दीजिए वीडियो, ताकि वो भी लगातार हमारे साथ कॉन्टिन्यूसली एकदम शुरुआत से 0 से आगे बढ़ें, ताकि वो भी 0 से हीरो बन सके। तो हमारे फ्रेंड्स मिलते हैं कल सुबह एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड इंप्रूविंग योरसेल्फ। हैव अ गुड डे।